आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम परीक्षाओं का तनाव, अध्यापकों का सुझाव। आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवागी है। परीक्षा शब्द का नाम आते ही हर किसी का हृदय और मन भय और दबाव की दुनिया में विचरण करने लगता है। जब कभी हम संकट में होते हैं तो लोग कहते हैं भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। क्या परीक्षा का दूसरा नाम संकट, परेशानी, भय और दबाव है? क्या परीक्षा हम अपने लिए नहीं दूसरे के लिए देते हैं? क्या परीक्षा किसी फल के लिए दी जाती है? क्यों एक कहानी या उपन्यास को हम 3 घंटे में पढ़कर याद नहीं कर पाते और एक फिल्म को 3 घंटे में देखकर उसका लगभग 80% हिस्सा याद रख लेते हैं? डॉक्टर आलोक रंजन पांडे मेरा नाम है और मैं रामानुजन कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आजकल परीक्षाएं चल रही हैं और परीक्षा का अर्थ ही है परीक्षा। जब हम दूसरे की इच्छा से काम करें तो परीक्षा कहलाता है। और मेरे घर में खुद मेरा बेटा 10वीं की परीक्षा दे रहा है। बहुत परेशान रहता है कि कितने नंबर आएंगे, कैसे करेंगे। और मुझे लगता है इसके पीछे वो जो तनाव है, एक परिवार का तनाव, एक पड़ोस में रहने वाले लोगों का तनाव और साथ साथ कि यह कितना नंबर लेकर आएगा, वह बहुत मुश्किल सा दिखाई देता है। और इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि मान लीजिए हम 3 घंटे फिल्म देखने जा रहे हैं। फिल्म यदि हम 3 घंटे देखते हैं तो उसकी सारी बातें हमें याद हो जाती हैं। सारी तो नहीं तो लगभग 80% बातें हम याद कर लेते हैं। लेकिन जब वही बच्चा 3 घंटे में कोई कहानी पढ़ता है और 1 घंटे बाद उस कहानी के बारे में पूछ ली जाए या इतिहास के बारे में या अर्थशास्त्र के बारे में पूछ ली जाए तो वह बच्चा जवाब नहीं दे पाता। इस मूल संदर्भ में, इस तनाव के संदर्भ में बच्चों को लगता है यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले, मेरे आसपास के लोग परेशान होंगे या मुझे डांटेंगे। तो ये जो पहले से उस पर दबाव होता है, उससे उसके अंदर की जो स्वाभाविक रचनात्मकता है, स्वाभाविक पढ़ने की शक्ति है, वह निकल कर नहीं आती। और जब तक स्वाभाविकता नहीं आएगी और हम परीक्षा की तरह काम करेंगे तब तक परीक्षा में अपने तनाव को खत्म नहीं कर पाएंगे। और इस तनाव को खत्म करने के लिए बच्चों के अंदर की जिजीविषा और संतुलन को एक साथ लेकर आना पड़ेगा। उन्हें बताना होगा कि सबसे पहले पढ़ते हुए हमारा ध्यान इस किताब पर होना चाहिए, इसमें लिखी हुई बातों पर होना चाहिए, न कि कितना अंक आएगा उस पर होना चाहिए। यदि हम ये समझा पाएंगे अपने बच्चों को तो जरूर वो आगे बढ़ पाएंगे और तनाव मुक्त होकर जब अपनी परीक्षा देंगे तो वे अच्छे नंबर से पास होंगे। बच्चे परीक्षा को लेकर क्यों और कितने तनाव में रहते हैं, आइए जानने की कोशिश करें। मेरा नाम सुधांश है। मैं नई दिल्ली सलवान पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर में पढ़ता हूँ। मेरे भी 10वीं के बोर्ड चल रहे हैं और घर वालों की तरफ से, सभी की तरफ से बहुत प्रेशर रहता है, तनाव रहता है कि कैसे जाएंगे पेपर, कैसे गया पेपर, रिजल्ट की टेंशन रहती है। कई बार रात भर अच्छे से नींद नहीं आ पाती कि अगले दिन कैसे पेपर जाएगा, क्या जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। नेबर्स और सारे घर वाले, रिश्तेदार सब आके पूछते रहते हैं कि क्या रिजल्ट रहेगा आपका, कैसा गया पेपर। रिजल्ट की टेंशन तो रहती है, बल्कि पेपर लिखते हुए भी बहुत डर लगता है कि अभी तो पेपर लिख देंगे पर बाद में कैसे नंबर आएंगे। अगर नंबर नहीं आए तो घर वाले खुश होंगे कि नहीं होंगे। घर वालों की तरफ से भी थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता ही है कि अच्छे नंबर लाने, हमारा नाम रोशन करना है। पर कोशिश तो पूरी करते हैं, अब पर रिजल्ट का डर मन में बैठा रहता है। मैं अलुकिता पांडे हूँ। मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। क्या होता है ना, कभी कभी जब पेपर्स आने वाले होते हैं तो मम्मी पापा का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, वो पीयर प्रेशर की ज्यादा नंबर लाने हैं, टॉप स्कोर करना है, ज्यादा नंबर चाहिए। उसमें क्या होता है, कभी कभी ना खुद भी डर लगने लगता है कि कैसे परफॉर्म करेंगे। फिर वो जो डर होता है अंदर, उससे और गंदा परफॉर्म होता है। अभी जैसे मेरे पेपर गए थे तो उसमें भी मेरे मम्मी पापा, फैमिली सब लोग बोलने लगे भाई बहन की अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, 95% लाने हैं। बट मुझे पता है कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, वो अच्छी है। लेकिन जब लोग बोलते हैं, जैसे मम्मी पापा बोलते हैं, तो फिर वो डर लगने लगता है अंदर से कि अगर हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा। अगर हम थोड़ा गलत परफॉर्म करते तो मम्मी पापा की जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो टूट जाएंगी। तो अगर वो एक्सपेक्टेशन ना तोड़ने के लिए हम इतना ज्यादा कर देते कि हम ये समझ नहीं पाते कि हमारी मेंटल हेल्थ खुद खराब हो रही है। परीक्षा मन पर ही हमला नहीं करती, तन और धन को भी प्रभावित करती है।
व्यक्ति बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना जेवर, धन दौलत, जमीन तक बेच देता है। ये बात किसी माध्यम से बच्चों तक पहुंचती है तो बच्चे पर दबाव आना स्वाभाविक है। गुवाहाटी की एक अभिभावक श्रीमती सुमन चौरड़िया। मेरे 2 बच्चे हैं, काजल और भव्य। काजल ऐसी लड़की है, उसको कोई चीज का टेंशन नहीं है, वो टेंशन फ्री रहती है, अपना एग्जाम मतलब अच्छे से कॉन्फिडेंटली दे पाती है। और दूसरा भव्य है, वो उसका उल्टा है, वो ज्यादा ही परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा टेंशन ले लेता है। जब एग्जाम शुरू होने वाले होते हैं तो उसको तैयारी का टेंशन रहता है, क्या करूं, कैसे होगा, लर्न होगा कि भूल नहीं जाए। डर लगता रहता है हर टाइम उसको कि भाई मैं भूल नहीं जाऊं, मैंने लर्न तो किया है, मैंने मेहनत तो की है, लेकिन भूल नहीं जाऊं, कॉन्फिडेंस डाउन कर लेता है। और एग्जाम हो जाने के बाद रिजल्ट का डर रहता है उसको, मम्मी हम फेल नहीं आ जाए। इतना परेशान करता है कि सामने वाले को भी नर्वस कर देता है। खुद तो होता ही है। उसको देख के, उसके चेहरे के हाव भाव से मेरे को लगता है कि बच्चों में बहुत सारी परेशानी है, लेकिन वो कह नहीं पाते, उसके पास शब्द नहीं होते हैं, वो अपनी परेशानी परिभाषित नहीं कर सकते हैं। बच्चों के इस डर को परिभाषित भी कर रहा है, अपना डर भी जता रहा है, सुझाव भी दे रहा है, अपनी ख्वाहिश भी जता रहा है। एक नन्हा सा 9 साल का बच्चा ख्वाहिश, छोटा मुंह बड़ी बात। 5th क्लास में पढ़ता हूँ, 6 में जाने वाला हूँ। जब हम पहले दिन होता है हमारा, तो क्या होता है कि हमें पहले डर सा लगता है कि हम पास हुए या नहीं हुए, मम्मी पापा डांटेंगे, बोलते हैं कि आगे चलोगे तो सही रहोगे। और डर भी रहता है कि ये आगे जाके क्या होगा, मम्मी पापा क्या बोलेंगे। सब बोलते हैं कि अच्छा देना, कभी कभी गलत हो जाता है, कभी भी सही जाता है। कोई लोग क्या होते हैं कि फर्स्ट आ जाते तो उनको साइकिल वगैरह वगैरह गिफ्ट देते हैं, दूसरे में भी देते हैं, तीसरे में भी देते हैं। पर कोई बच्चा फेल होता है, फिर मम्मी पापा बहुत डांटते हैं। ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे फेल हो जाते हैं, फिर उनको फिर भी सपोर्ट देते हैं, फिर कभी नहीं देते, कभी उनको डांटते हैं कि क्यों नहीं करा, माँ बाप बहुत डांटते। फिर हम महसूस होता है कि हमने क्यों नहीं करा, हमने पढ़ाई करना चाहिए थी अच्छी खासी, और नौकरी नहीं मिलेगी, हमारी पूरी ऐसी वो लाइफ हो जाती है। फिर 10 के लिए आपको निकलना पड़ेगा, जैसे कि जो दिमाग से है सब कुछ निकाल दो, जो भी है, मम्मी पापा बहन भाई जो भी है, पढ़ाई का जो भी है वो निकाल दो। निकालने के बाद आपको जो चीज़ करना है उस पर पीछे पड़ जाओ। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो आपको करना है, एक पेन लिए, एक कॉपी, एक जगह, शांत जगह, बिल्कुल शांत, चिड़ियों की आवाज़, बर्ड्स की साउंड जो है, पेड़ के नीचे, झाड़ियों में ठंडी ठंडी हवा, आप ये फील करिए। करने के बाद आपको जो करना है वो कॉपी में लिख के, जो आपको बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी, जो भी बनना है आपको वो लिख दो। और जो दिल की बात होती है आपकी, लिख दो, लिखते जाओ, फिर आपको जो बनना था आप बन सकते हो। इस बच्चे की बात में कितना दम है, आइए फिर बड़ों से बात करते हैं। रामानुजन कॉलेज दिल्ली के दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर विवेक शुक्ला से। निसंदेह जो बच्चे हैं आजकल बहुत प्रेशर में रहते हैं परीक्षा को लेकर के। इसका कुछ ही कारणों में यदि हम ध्यान दें तो हम यह देखते हैं कि होड़ सी लगी हुई है। एग्ज़ाम भले विद्यार्थी दे रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स भी जो हैं वो ये लगे रहते हैं कि उनका बच्चा बाकी आसपास के पड़ोस के बच्चों से अच्छा नंबर लेके आए और एक अच्छा कॉलेज प्राप्त करे। और आज के समय में 2-3 चीज़ें हो गई हैं कि यदि आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आप ए कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, कम नंबर लेके आते हैं तो आपके कैटेगराइजेशन दूसरे तरीके से होते हैं। तो हम जो एग्ज़ाम देते हैं, यदि देखा जाए तो हम कर्म से ज़्यादा पहले हम फल पर केंद्रित हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये तनाव हम ले लेते हैं। जबकि यदि हम देखें तो भगवत गीता में विद्यार्थियों के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु भूर्माते सांदोप। यहाँ पे हमें कर्म पे ही फोकस होना चाहिए, न कि उसके फल पे। लेकिन यदि हम फल पे ही फोकस रहेंगे तो इस सिचुएशन में हम अपने आप को उबार नहीं पाएंगे।
इसलिए हमारी विद्यार्थियों से यह आग्रह है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। आपने पूरे वर्ष जो मेहनत किया है, अब वो समय आ गया है, आप सिर्फ रिवीजन कीजिए। रिवीजन जो आपने पढ़ा है, और नंबर निसंदेह अच्छे आएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर वेद मित्र शुक्ला अपनी कविता के साथ। अगर मैं तनाव का जो सीधा उल्टा शब्द होता है, वो सीधे सीधे उसके विलोम शब्द की बात करें तो सहजता है, यानी प्राकृतिक होना। तो परीक्षा में तनाव से उबरने के लिए विद्यार्थी को सहज होना चाहिए, और सहजता आने के लिए हमने अपनी एक दिनचर्या बना के रखी है, हमने पूर्व में पढ़ाई कर रखी है, वो सब हमें मदद कर रही होती हैं। मैंने एक कविता भी लिखी थी परीक्षा नाम से, उसकी मैं कुछ पंक्तियां साझा करना चाहूँगा उन विद्यार्थियों से जो परीक्षा देने जा रहे हैं, कि इम्तहान में बैठ सकें तो बड़ी बात है, इम्तहान में बैठ सकें तो बड़ी बात है, और अगर उत्तीर्ण हुए फिर क्या कहना है, और अगर उत्तीर्ण हुए फिर क्या कहना है। जीवन में हर एक परीक्षा ही गहना है, जीवन में हर एक परीक्षा ही गहना है। सफल विफल होना तो ज्यों दिन और रात है, सफल विफल होना तो ज्यों दिन और रात है। इम्तहान में बैठ सके तो बड़ी बात है। होती है हर सांस परीक्षा ऐसा मानो, मगर सहज होकर ही यारा जीना जानो, मगर सहज होकर ही यारा जीना जानो। कुल मिलाकर के तनाव से उबर करके हम सहज बने, स्वाभाविक बने, एक प्राकृतिक तरीके से, जिस प्रकार से हमें परीक्षा में शामिल होना चाहिए, और उसके बाद जो फल आएगा, जो रिजल्ट आएगा, जो परीक्षा फल होगा, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। कुछ इन बातों के साथ हम अगर परीक्षा में जाते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम तनाव से उबर सकेंगे। परीक्षा के तनाव से उभरने में दिल्ली विश्वविद्यालय के ही सहायक प्राध्यापक डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा के ये सुझाव भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज के युग की बड़ी समस्या हो गई है ये, तो सिर्फ तनाव बना लेते। और विशेषतः मैं खास तौर पर इस बात को कहूँगा, ये जो टीनेजर बच्चे हैं, किशोर वय के बच्चे हैं, लगभग 15 से लेकर के 20-21 वर्ष के विद्यार्थी बच्चे, ये कुछ अतिरिक्त तनाव ले रहे हैं। और मैं एक सुझाव दूंगा इन विद्यार्थियों को, इन बच्चों को, कि तनाव किस चीज का, अध्ययन पढ़ाई ये कोई तनाव की चीज तो है नहीं। ये तो हमारे विकास से जुड़ी हुई चीजें हैं। हमारा मानसिक विकास होता है, हमारा सामाजिक विकास होता है। हमें देश की, दुनिया की, आज की, पड़ोस की नवीनताओं को जानने का अवसर पढ़ाई है। तनाव का नाम कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई सिर्फ अंक नहीं है कि हम अंक के लिए जूझ रहे हैं और उसको तनाव बना रहे हैं। क्यों? अगर हमारे पास ज्ञान अर्जित हो रहा है, उससे हम समृद्ध हो रहे हैं। समृद्धता कोई ऐसी चीज तो है नहीं सिर्फ हम भौतिक समृद्ध, हमारे मानसिक समृद्धता आती है, वह पढ़ाई से आती है। इसलिए हमें किसी चीज के तनाव लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान में रखनी होगी, हम जितना संभव हो सके खेलें, खूब खेलें कूदें, हर रोज व्यायाम करें, पार्क में जाएं, घर से बाहर निकलें। ऐसा न हो कि हम अपने मोबाइल में सिमट कर रह जाएं। मोबाइल हमें तनाव की स्थिति में डाल देगा। मोबाइल से बहुत चीजें, बहुत अच्छी चीजें, सकारात्मक चीजें, तकनीकी का उपयोग बहुत आवश्यक है, लेकिन ये हमारे खेल पर, ये हमारे जीवन पर हावी हो जाए, ये कदापि ठीक नहीं है। क्या खेल से भी छात्र तनाव मुक्त रह सकता है? आइए एक छोटे से देश नीदरलैंड चलते हैं। मैं प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी नीदरलैंड से हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ और 23 वर्षों से विदेश में हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रही हूँ। एशियन देशों की जो शिक्षण पद्धति है और जो परीक्षा की पद्धति है उसमें समानता है, और विद्यार्थियों का जो चरित्र है और परीक्षार्थी विद्यार्थी का जो स्वभाव है, चरित्र है, वो एक समान है।
एशियन देशों में अभिभावकों के द्वारा बच्चों को उनकी पढ़ाई पर जितना ध्यान दिया जाता है और जितना दबाव दिया जाता है, रिश्तेदार, परिवार, पड़ोस ये पूछते अच्छा कौन सी कक्षा का एग्जाम दे रहे हो, तो कौन सी पोजीशन तुम इस बार लाओगे, पढ़ाई कैसी चल रही है। माने घर में घुसने वाला अतिथि भी अब उस घर के बच्चे से ऐसे ही सवाल करता है। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है, कोई होमवर्क नहीं मिलता। जो पढ़ाई होती है वो कमरे में ही होती है, कक्षा में ही होती है और टीचर के द्वारा ही वहीं दी जाती है। वो अपनी पीठ पे लाद कर कोई होमवर्क घर के लिए नहीं लाता है, उसके मस्तिष्क में उसका कोई तनाव नहीं होता है। इसके साथ साथ जो दूसरी बहुत बड़ी विशेषता यूरोपियन देशों की है कि वहाँ के लोग खेलों पर महत्व देते हैं। इसीलिए आप देखिए कि ओलंपिक में यूरोपीय देशों के कई मेडल्स रहते हैं। नीदरलैंड जैसा छोटा सा देश 37 मेडल, 38 गोल्ड मेडल लेके आया है। वहाँ विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, समर स्पोर्ट्स होते हैं, फुटबॉल तो होता ही होता है। इसका परिणाम ये होता है कि वो स्वस्थ रहते हैं, मानसिक रूप से निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि वो खेलते हुए खेल को सीख रहे हैं। और चूंकि खेलते हुए जीवन को सीख रहे हैं, इसलिए जीवन में भी जो इतने उतार चढ़ाव आते हैं उसका भी उनके पास कोई तनाव नहीं होता है, क्योंकि वो उससे मुक्त है। चीन में विद्यार्थियों की जीवन शैली क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी है। पिछले 12 वर्षों से मैं चीन में हूँ। मैं चीन के क्वांगतोंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। भारत में भी मैंने 4 वर्ष चीनी भाषा एवं साहित्य पढ़ाया है 2 विश्वविद्यालयों में, और यहाँ पर हिंदी पढ़ा रहा हूँ। तो दोनों देशों के विद्यार्थियों को नज़दीक से देखा है मैंने, और परीक्षा के समय में भी उनकी तैयारियों को देखा है। चीन में विद्यार्थी जो है विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा को बहुत ज़्यादा तनाव के रूप में नहीं लेते हैं। इसका सबसे पहला कारण है कि चीन में विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को छात्रावास में रहना अनिवार्य है और 100% उपस्थिति भी अनिवार्य है। तो जिससे विद्यार्थी क्या होते हैं कि पूरी कक्षा लेते हैं और कैंपस में रहते हैं, तो उनकी एक भी कक्षा नहीं छूटती है। उसके अलावा एक और जो चीन के विश्वविद्यालयों में सबसे अच्छी चीज़ है वह है पुस्तकालय जाने की संस्कृति। छात्रावास में 6 से 8 बच्चे रहते हैं एक कमरे में, तो दिन में तो बच्चे रहेंगे नहीं उतने ज़्यादा। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, जो सुबह 8 बजे निकलते हैं कक्षा के लिए, तो कक्षा के बाद बाहर खाना खाएंगे और फिर वहीं से पुस्तकालय चले जाएंगे, और रात के 10 बजे फिर खाना खाकर ही कमरे में आते हैं। तो वे कमरे में केवल सोने के लिए आते हैं और पूरे दिन या तो कक्षा में पढ़ेंगे या फिर पुस्तकालय में पढ़ेंगे। तो पूरा जो उनका सत्र होता है वे अभ्यास नहीं छोड़ते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास दिया जाता है। जैसे उन्हें कक्षाई शिक्षा दी जाती है, सैन्य शिक्षा दी जाती है, नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। तो वे शरीर से भी मजबूत होते हैं, नैतिकता से मन से भी मजबूत होते हैं। और चूंकि अभ्यास निरंतर करते रहते हैं, पुस्तकालय प्रतिदिन जाते हैं, कक्षा पूरी सुनते हैं, तो अभ्यास उनकी पूरी होती है। परीक्षा में तनाव वही नहीं आता है जो साल भर पढ़ता है, और चीनी विद्यार्थी यही करते हैं कि पूरा समय अभ्यास पर देते हैं। भोपाल के प्राध्यापक और विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सुपर्णा घोष का भी यही मानना है। मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि शुरू से ही अगर वो नियमित रूप से पढ़ाई करें, बराबर रिवीजन करते रहें, तो अंत में आके जो प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि अब पढ़ना है, वो स्थिति नहीं आती है। तो वो शुरू से लगातार छोटे छोटे मॉड्यूल बना के अपने कोर्स को कंप्लीट करने का प्रयास करें। एक समय सारणी बना के रखें जिसके अनुसार पढ़ाई करें, वो तब उनको तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो लगातार पढ़ते रहेंगे तो उनको कोर्स की पहचान होगी, उनकी पकड़ मजबूत रहेगी, अपने विषय से संबंधित उनकी जो पकड़ है वो मजबूत रहेगी। इसके अलावा अपना खान पान उनको संतुलित रखना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं बच्चे एग्जाम में स्ट्रेस में आके खाना पीना सब बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने लगते हैं या फिर खाना पीना सब भूल जाते हैं। तो घर वालों को भी ध्यान रखना चाहिए कि खान पान उनका संतुलित हो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करते रहें और हॉबीज़ पे भी ध्यान दें। ऐसा नहीं कि आप दिन भर ही पढ़ते रहें तो भी स्ट्रेस हो जाता है। आपके पास पर्याप्त समय होता है, आप दिन में 1-8 घंटा आपको जो भी पसंद हो हॉबीज़ में वो करें, जिससे आपको मूड आपका फ्रेश रहता है, आपको पढ़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। और सोशल मीडिया से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अननेसेसरी आपके समय को नष्ट करता है। जब आपका समय नष्ट हो जाता है, फिर जब आपको समय की कमी पड़ती है पढ़ने के लिए, तो आप तनाव में आ जाते हैं। भोपाल के ही मनोवैज्ञानिक का मानना है कि बच्चों में सकारात्मक भावना को जन्म दें, उसके सहायक बनने में मदद करें, ना कि निर्देशक बनने में। बच्चे को सिर्फ इतना कहा जाए कि अपनी जान लगाओ, अपना 100% दो, बाकी रिजल्ट अच्छा ही होगा।
कंपटीशन की भी फीलिंग देना, ये कह के कि 90% तो लाने ही पड़ेंगे या 95 से नीचे तो तुम्हारा कोई भविष्य नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। तो बच्चे को पॉजिटिवली एनकरेज करा जाए, ना कि डरा के कि देखो दुनिया कहाँ पहुंच गई है, 99 98 के नीचे कट ऑफ नहीं जा रहे, एडमिशन कैसे होगा। उसको क्लैरिटी हो सब्जेक्ट की, कॉन्फिडेंस और नॉलेज पैरेलल चलता है। तो कॉन्फिडेंस आएगा जब नॉलेज होगा। तो बच्चे को नॉलेज है कि नहीं इस बारे में उस स्टूडेंट पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज होगा तो बस एक्साइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करवाई जाए। एग्जाम्स के 2 दिन पहले जो बच्चे घबराते हैं, जब उनकी नींदें उड़ जाती हैं, भूख लगना बंद हो जाती है, उससे थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता है। तो अगर पहले से तैयारी रखेंगे, महीना भर 2 महीने पहले से अगर वो प्रिपरेशन रखेंगे और आखिर के टाइम में सिर्फ रिविजन करें, या जो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनको बार बार पढ़ें, उन पे ज्यादा फोकस करें। पर लास्ट मिनट घबराने से और पैनिक करने से तो जितना पढ़ा है उसको भी वो बेस्ट तरीके से पुट अप नहीं कर पाएंगे। मैं गीता शर्मा बोल रही हूँ, केंद्रीय विद्यालय दुलियाजान, असम से। छात्र तैयारी को लेकर अक्सर तनाव में रहते हैं कि किस विषय को वो कितना समय दें। तो जब छात्र सही से समय का प्रबंधन नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं कि कभी कभी किसी एक विषय पर, जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, ऐसे विषयों पर वो अपना ज्यादा समय खर्च कर देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि उनका जो टाइम मैनेजमेंट वाली बात है वो बिगड़ जाती है। और ऐसे में क्या करते हैं छात्र, जो भी टॉपिक या जो भी विषय उन्हें मुश्किल लगता है वे केवल उसी के पीछे पड़े रहते हैं, उसी को बार बार सीखते रहेंगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ऐसे में मेरा सुझाव ये है कि जो आपको मुश्किल लगता है, जो आपको परेशान कर रहा है, जो भी टॉपिक या विषय, आप उसको तो टाइम दो ही, लेकिन साथ में दूसरी चीजों को बिल्कुल दरकिनार नहीं कर देना है, क्योंकि उसके लिए सबके लिए नंबर सीमित है ना। आप अगर उसको ज्यादा समय देंगे तो आपके उसके लिए जितने अंक निर्धारित है आपको उतने ही मिलेंगे। तो ऐसे में मेरा कहना यही है कि समय का प्रबंधन करके चले। मैं भावना संविलियन विद्यालय चितावर में सहायक अध्यापक हूँ। बच्चों को परीक्षाओं के लिए ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। तनाव लेने से बच्चों को याद कम होता है और जितना भी याद होता है वो सब उसको भूल जाते हैं। इस वजह से टेंशन फ्री रह के, स्ट्रेस फ्री रह के एग्जाम्स की अपनी तैयारी करनी चाहिए। और उनके पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों पे ज़्यादा स्ट्रेस ना बनाएं। परीक्षा में तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल बस बेसिक चीज़ें, कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे आप अपने सिलेबस को जब दोहरा रहे होते हैं तो पहली बार में आप पहला पेज जब पढ़ रहे हैं, इतने ध्यान से पढ़िए कि वो पूरा का पूरा आपको याद हो जाए। उसको आपको खुद याद रखने के लिए यही करना है कि आप पन्ने को पलटिए और आप लिखिए कि आपने एक बार की रीडिंग में कितने तथ्य और कितने पॉइंट्स आपने पकड़ लिए। फिर आप दोबारा पढ़िए और छूटे हुए पॉइंट्स को आप टारगेट करिए। इस तरह से 2 बार में आपने काफी कुछ समझ लिया, उसमें से पॉइंट्स आपने लिख लिया। तीसरी बार में आप टोटलिटी में उसको काउंट करिए कि कितना आपकी मेमोरी में वो सारी बातें गई। तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिस है जिससे बहुत कम समय में आप अपने बहुत सारे प्रश्नों को दोहरा सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य एक श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करना है, ना कि प्रतिस्पर्धा करके अच्छे अंक ग्रहण करना। जाने माने शिक्षाविद और साहित्यकार डॉक्टर दिविक रमेश। वो जरूरत से ज्यादा अपेक्षा करना शुरू कर देते हैं या उनको एक गलत तरह की होड़ में डालना शुरू कर देते हैं। उसको देखो उसके इतने मार्क्स आ गए, उसको देखो उसके इतने अंक आ गए, वो फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया। सवाल ये है कि शिक्षा का या विद्या का वास्तविक उद्देश्य क्या है, ये समझ में आना चाहिए। उसका वास्तविक उद्देश्य ये है कि हमारा ज्ञान वर्धन हो, हमारी समझ बढ़े, हमारी जो और जानकारियां हैं और जो तैयारियां हैं जीवन को सही ढंग से जीने की विभिन्न प्रकार से वो बढ़े। उसमें इस तरह की जो ये होड़ है, वो होड़ जो है थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा जैसे खेल के मैदान में होती है, उस भावना से बताई जाए तो ठीक है। उसको जीने मरने का सवाल बना दिया जाए, इज्जत बेइज्जती का सवाल बना जाए, ये गलत है। ये हमारे विद्यार्थियों को भी समझना चाहिए, हमारे माता पिता को भी समझना चाहिए, बड़ों को अभिभावकों को समझना चाहिए। तो तनाव किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। हमें
प्रारंभ से ही तैयारी करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए और उसका जो फल है उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, इसलिए जितना तनाव मुक्त होकर के अपने काम में लगेंगे निष्ठा के साथ, परिश्रम के साथ, उतना ही लाभ होगा निश्चित रूप से। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी हर वर्ष परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए परीक्षा पर चर्चा का आयोजन करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस कार्यक्रम में होती रही है। सुनते हैं प्रधानमंत्री जी को। परिवार के लोगों के आपसे बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है कि उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे। समाज जीवन में ये सहज प्रवृत्ति बनी हुई है। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए। चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है। लेकिन क्या हमें इन दबावों से दबना चाहिए क्या? पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, वे चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका चौका चौका, छक्का छक्का, शिक्षक। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है क्या? ऐसा करता है क्या कोई प्लेयर? चिल्लाते रहे, कितना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है। उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है। फोकस रहता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। हाँ, कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं के विषय में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपकी क्षमता बहुत है, लेकिन आप खुद ही इतने डिफरेंस मेंटालिटी के हैं कि नया करने के लिए सोचते नहीं। तो कभी कभी वो अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बड़ी ऊर्जा बन जाती है। और इसलिए अपेक्षाएं, माँ बाप को क्या करना वो मैंने पहले ही कहा, सामाजिक दबाव में माँ बाप ने बच्चों पर दबाव ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से कम भी अपने आप को नहीं आंकना चाहिए। और दोनों चीजों के बल देंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसी समस्याओं को बहुत आराम से सुलझा देंगे। परीक्षा एक कर्म है, फल नहीं। बहुत से बच्चे और छात्र मात्र 10 प्रश्न याद करके आते हैं और उनमें से कई बार 8-9 प्रश्न आ जाते हैं, और कुछ छात्र पूरी किताब पढ़कर जाते हैं, 8-9 प्रश्न छोड़ देते हैं और वही परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। परीक्षा को महज एक सीढ़ी समझे, अंत नहीं। एक दिन समझे, रात नहीं। दिन हर दिन आता है। यह भी मानकर चलें कि एक दिन अच्छा दिन भी आता है, और जरूर आता है। परीक्षाओं का तनाव, अध्यापकों का सुझाव, वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम सुन रहे थे। वाचन स्वर पूजा भारती का था। प्रस्तुत करता थे राम अवतार वैरवा।
इसकी रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त हुई थी। वाचन स्वर पूजा भारती का था। प्रस्तुत करता थे राम अवतार वैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।